तो प्रारंभ किया जाए बेटा। क्या चल रहा था, टॉपिक बताएं। आर्द्र मानसून काल। तो थोड़ा सा 2 लाइन बेटा लिखते हैं, फिर आगे चर्चा आपसे करते हैं। शुष्क मानसून काल पे बात हुई थी, बोले बेटा। शुष्क मानसून काल में क्या क्या है? एक है शीतकाल और एक है ग्रीष्म काल। कहने के लिए शुष्क है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। शीतकाल की जो वर्षा होती है वो कैसे होती है बेटा? साइक्लोन के कारण। कौन से साइक्लोन? शीतोष्ण कटिबंधीय। और भारत में जिनका असर होता है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ। ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है बेटा, वो ग्रीष्म काल की समाप्ति पर जब वर्षा काल प्रारंभ होने को होती है तो उसके पहले पवन के क्रम में कुछ परिवर्तन दिखता है। तो लोकल लेवल पे कुछ व्यवधान आता है, तो छोटी मोटी छुटपुट बारिश शुरू होती है, लेकिन वो मानसून काल नहीं कहलाता है ना बेटा। जिसमें आपसे चर्चा हुई मैंगो सावर की, काल बैसाखी की, नॉर्वेस्टर की, टी सावर, है ना बेटा, चेरी ब्लाजम, बारडोई शिला, सब पे चर्चा हुई है आपसे। तो वर्षा काल जरा देखते हैं कब से कब तक है बेटा। आर्द्र मानसून पर चल रहा है ना बेटा, तो लिखें, 2 लाइन लिख लो, फिर आगे आते हैं। आर्द्र मानसून को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। आर्द्र डायग्राम याद है ना, पहले दिन वाला जो बनाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। आर्द्र मानसून काल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। यही है ना बेटा। तो एक को हम लोगों ने क्या कहा था बेटा? वर्षा काल। और एक को क्या कहा था? शरद काल। बोल नहीं रहे हैं। ये कब से कब तक था? समय याद रखना बहुत जरूरी है बेटा, उसी से हम चीजों को समझ पाएंगे। एक था बेटा J/2 टू सितंबर, और एक अक्टूबर से D/2। यही ना बेटा, देखें, 2 भागों में विभाजित करते हैं। दोनों का नाम लिख लीजिए फिर से। वर्षा काल, लेकिन शब्दों में लिख लें, मध्य जून से सितंबर तक या सितंबर तक। ठीक है बेटा। तो अब इसको डिस्क्राइब कर ही लिया जाए बेटा, है ना, इस पर विस्तार से बात कर ही लिया जाए। तो थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद लिखिए। ये सारा मामला है बेटा कब से? जून से, है ना। पढ़ा है आपने कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होती हैं बेटा? कर्क रेखा पर होती हैं। क्लियर है? उस समय कर्क रेखा ही ताप विश्व बन चुकी होती है, वायुदाब की पट्टियां भी ऊपर की ओर खिसक चुकी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, अभी हम लोगों के वायुदाब की पट्टियों से नहीं कोई लेना देना है। भारत का जो मानसून है यानी वर्षा काल है, उसको निर्धारित करने वाले 2 फैक्टर हैं। एक को हम लोग कहते हैं तापीय कारक। क्या कहते हैं बेटा? तापीय कारक। और एक को कहते हैं गतिक कारक। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पे बेटा? तापीय कारक, यानी ताप कैसे भारत के मानसून को निर्धारित करता है। और इसमें एक फैक्टर और भी है कि कुछ डायनेमिक्स यानी कुछ मोमेंट वाला भी मामला है, वो भी चर्चा करेंगे। दोनों बात करेंगे आपसे। तो पहला क्या है बेटा? तापीय कारक। 12 तो लिखेंगे नहीं अभी, जब हम लिखाएंगे तो सिस्टम से आपको लिखाएंगे। तो तापीय कारक क्या कह रहा है, वो कैसे डिफाइन कर रहा है, जरा समझने की कोशिश करिए। यानी जब ताप विषुवत पहुंच जाती है कहाँ बेटा? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वह ही विषुवत रेखा है। और सबसे अधिक सूर्यताप अब भारत के इस इलाके में मिलना शुरू हो जाता है, स्पेशली जो राजस्थान के थार का मरुस्थल वाला इलाका है
और उधर कुछ पाकिस्तान का जो इलाका बहुत गर्म हो चुका होता, ओवर हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी का परिणाम यह होता है कि यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं, हवाएं ऊपर को उठने लगती हैं, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी समय सागरों में उच्च वायुदाब रहता है, हाँ या ना? तो ठीक उसी, अरे उसकी तुलना में तो उच्च होगा ही, स्थलों की तुलना में तो उच्च होगा। तो सागरों से हवाएं धीरे 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 स्थलों की ओर आ रही होती हैं। एक लोकल इंपैक्ट क्रिएट होता है, स्थानीय, या यूं कह लें कि थोड़ा बड़े स्तर पे समुद्री पवन जैसा माहौल बनना शुरू होता है। यानी समुद्रों से हवाएं किधर चलना शुरू करती हैं धीरे धीरे, अरे इधर से भी जाएगी और इधर बंगाल की खाड़ी की ओर से भी जाएगी, बोल नहीं रहे। इस बीच में एक घटना और होती है बेटा, जिसको आपको समझना है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे एक पवन चलती है, अगर नाम आपको याद हो तो थोड़ा शेयर कर लीजिए, क्या नाम है इसका? अरे अस्थाई पवन 3 तो थी ना, उसमें से एक अस्थाई पवन तो एकदम विषुवत रेखा के आसपास चलती है, हाँ? वाणिज्य पवन। तो इतना देर काहे लग रही भाई, 3 ही पवन है, वाणिज्य पवन है, पूर्वा पवन है, व्यापारिक पवन है, यही नाम है। लेकिन ध्यान रखना, ये तो तब का मामला है जब सूर्य की किरणें हमने माना था कि विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही है। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि अभी सूर्य की लंबवत किरणें पहुंच गई कहाँ? 23.5 उत्तर की ओर, बोल नहीं रहे बेटा। तो अब वास्तव में विषुवत रेखा तो वहीं रह गई, लेकिन ताप विषुवत अब यह हो गई, बोल नहीं रहे। कब? 21 जून को। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर डोड्रम बना था, देखिए गंभीर चीजें हैं बेटा, समझ लीजिए, नहीं तो हम तो पढ़ा के खत्म ही करेंगे, तो मेरा काम है पढ़ाना। और नहीं, इस बार अगर चुके ना तो धरती पे कोई भूगोल समझा नहीं पाएगा आपको, ये मैं लिख के बता रहा हूँ। जैसे आपको अगर ये लग रहा है कि आप पढ़ के समझ लोगे, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो बहुत गंभीर चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये हमने तब की बात किया था बेटा जब यहाँ लो प्रेशर था, सूर्यताप सबसे अधिक था। क्योंकि विषुवत रेखा तो वहीं रह गई, लेकिन ताप विषुवत चली गई कहाँ पे? कर्क रेखा पर। अब ताप विषुवत यहाँ चली गई तो लो प्रेशर यहाँ चला गया, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। तो अगर यहाँ चला गया तो अब ये पवन भी तो सब इधर उधर हो जाएगी। अब यह अगर इसी को विषुवत रेखा मान लो, तो अब तो ये मामला हो गया, बोल नहीं रहे। और ये पवनें अब इधर की ओर जाएंगी, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि यहां तक जाने में इसको विषुवत रेखा को पार करना पड़ेगा, और हजारों किलोमीटर ये समुद्रों की यात्रा तय करके विषुवत रेखा को पार कर रही हैं। और जैसे विषुवत रेखा को पार करेंगे, कोरियोलिस बल और फेरल का नियम इनके ऊपर लागू हो जाएगा, और इन्हें अपने मार्ग से घूम जाना होगा दाहिनी ओर। क्लियर है? और हुआ क्या कि यहां एक लोकल नौटंकी तो शुरू ही हो गई है, यानी सागरों की हवाएं धीरे धीरे स्थलों की ओर जा रही थी, क्योंकि इस इलाके का टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका था। उसी बीच में दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में घुसना शुरू कर दी, क्योंकि ताप विषुवत यहां चला गया। जाहिर सी बात है अब ये दिशा अपनी बदलेगा, किधर घूमेगा बेटा? दाहिनी ओर ना बेटा। यहां से जब दाहिनी ओर ये घूमेगा, इसकी दिशा कुछ ऐसी हो जाएगी। और ये हमारा लोकल जो पैटर्न बना था हवाओं का, जो सागरों से स्थल की ओर जा रही थी, उसी में दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन आके शामिल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध की जो वाणिज्य पवन की दिशा है वो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये दिशा है। इधर से आ रही है ना, तो क्या कहेंगे इसे? दक्षिण
पूरब, बोल नहीं रहे। तो इधर से जा रही है ना बेटा, जिधर से जाती है वो नाम होता है। लेकिन यहां जरा देखें, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अब ये क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई। दक्षिणी गोलार्ध की जो वाणिज्य पवन चलती है वो किधर से चलती है बेटा, दक्षिण पूरब से चलती है। लेकिन ये जैसे विषुवत रेखा को पार की वैसे वो अपने दाहिनी ओर घूम गई, और दाहिनी ओर जैसे घूम गई वो हो गई दक्षिणी पश्चिमी, बोल नहीं रहे। तो दक्षिण पश्चिम की ओर से ये भारत की ओर प्रस्थान करती है। और जो लोकल एक पैटर्न यहाँ हवाओं का पहले से बन रहा था, यानी हवाएं सागरों से स्थल की ओर धीरे धीरे जा रही थी, उसी में ये शामिल हो जाती और हाहाकार मचाती, और एक गंभीर मानसून काल आपके यहाँ शुरू हो जाता है, जिसमें वर्षा वगैरह होने लगती है। वर्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका इन्हीं की है बेटा। तो कुल मिला जुला के आप क्या कहेंगे, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कुछ और नहीं है बेटा, वो दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन है, जो हजारों किलोमीटर की समुद्र की यात्रा तय करती है, नमी से परिपूर्ण होती है, और जब ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून बन जाती है। क्लियर है बेटा। और हमारे यहाँ हवाओं के लोकल पैटर्न में वो शामिल हो जाती है। तो लोकल पैटर्न जब बनता है ना, तो वही छुटपुट आप देख रहे थे, कहीं मैंगो सावर हो रही है, कहीं काफी की वर्षा हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। ये लोकल इम्पैक्ट अभी शुरू हुआ था, और इसी में आके जब ये शामिल हो जाती है तो आपका आर्द्र मानसून काल यानी वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है बेटा। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, शब्दों में लिखें। वर्षा काल दो आधारों पर परिभाषित किया जाता है। वर्षा काल दो आधारों पर परिभाषित किया जाता है, यानी उसको डिफाइन किया जा सकता है। पहला, नीचे से बताया, एक दो करके लिखिए। यानी भारत के वर्षा को परिभाषित करने वाले, प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला कारक है बेटा तापीय, थर्मल, और दूसरा कारक है बेटा गतिक। दूसरा कारण क्या है बेटा, गतिक है। क्लियर है बेटा। गतिक, डायनेमिक्स है ना बेटा। तो हम लोग पहले डिफाइन करेंगे किसको बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, गंभीर मामला है, और अगर समझने में कहीं चूक होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें दो चीजों को समझना है बेटा। पहला ये कि सारा मामला टेम्परेचर का है, ठीक है। टेम्परेचर से दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहली घटना, एक लोकल क्रम विकसित हो रहा है, स्थानीय एक डिजाइन डेवलप हो रही है। इसी स्थानीय डिजाइन में एक गड़बड़ी हो जाती है कि दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन भी उत्तरी गोलार्ध में घुस जाती है। वैसा क्यों होता है, क्योंकि ताप विषुवत जब कर्क रेखा पे जाएगी तो डोलड्रम भी कर्क रेखा पे चली जाएगी, और डोलड्रम के उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य पवन रहती है, और डोलड्रम के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन रहती है। अब डोलड्रम अगर विषुवत रेखा से उठ के 23.5 पे चला गया तो जाहिर सी बात, अब उसके नीचे तो वाणिज्य पवन होगी, लेकिन वो विषुवत रेखा को पार करके जाएगी, और विषुवत रेखा को पार करके अगर जाएगी तो उसकी दिशा वो नहीं रहेगी। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उसकी दिशा का परिवर्तन होगा। तो जा ऐसे रही थी, और जैसे उसने विषुवत रेखा को पार किया अब वो ऐसे हो गई। क्लियर बेटा। तो दक्षिणी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी हो गई। और कहते हैं कि जो मानसून काल में मानसून होता है उसको हम लोग बोलते हैं भूगोल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यही नाम है ज्योग्राफी में। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, वाणिज्य पवन है। कहाँ की, उत्तरी गोलार्ध नहीं,
दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन है। तो थोड़ा सा बेटा डिफाइन करें। तो पहला हम लोग डिफाइन करेंगे किस आधार पे बेटा? तापी कारक। ठीक है, लिखे 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां बेटा? कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं। ठीक है बेटा, लिखें अब कर्क रेखा ताप विषुवत में परिवर्तित हो जाती है, थर्मल इक्वेटर में परिवर्तित हो जाती है। अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति के कारण, अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति के कारण राजस्थान, विशेष रूप से थार के मरुस्थल का क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो जाता है। अत्यधिक क्या हो जाता है बेटा? गर्म हो जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है बेटा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी समय, ठीक इसी समय सागरों पर अपेक्षाकृत, ठीक इसी समय सागरों पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहता है। पवन का एक स्थानीय क्रम विकसित होने लगता है। पवन का एक स्थानीय क्रम विकसित होने लगता है। क्लियर है बेटा? जिसमें पवन का प्रवाह सागरों से स्थल की ओर होने लगता है। यहां तक ठीक है बेटा? जिसमें पवन का प्रवाह कहां से बेटा? सागरों से स्थल की ओर होने लगता है। ये तो पहली घटना हो गई। क्लियर है बेटा? अब दूसरी घटना क्या होगी? दूसरी घटना ये होगी कि अब दक्षिणी गोलार्ध की जो वाणिज्य पवन है वो अब अपना इलाका बढ़ा के उत्तर की ओर घुसना शुरू करेगी, प्रवेश करना शुरू करेगी। जाहिर सी बात है इस बीच वो विषुवत रेखा को पार करेगी। बोल नहीं रहे बेटा? जैसे मैंने क्या बोला था बेटा, फिर से देख लो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से जब हमने इसको कहा था विषुवत रेखा, तो इन जनरल यहाँ पे लो प्रेशर था, इधर और इधर हाई प्रेशर था, जिसको हम लोगों ने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पट्टी दोनों तरफ बनती है। यहाँ पे एक पवन डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? वाणिज्य पवन। लेकिन ध्यान रखना
ये डायग्राम एक दिन का है, ये डायग्राम साल भर का नहीं है। ये डायग्राम 21 मार्च और 23 सितंबर का है, और पूरे साल भर 21 मार्च या 23 सितंबर ही नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है ये पवन का स्थान भी फिक्स नहीं रहता होगा, दिशा तो फिक्स रहती है, लेकिन ये ऊपर और नीचे शिफ्ट होती होंगी। अब जो हम बात कर रहे हैं बेटा, वो बात कर रहे हैं 21 जून की बात कर रहे हैं। तो 21 जून में अब जाहिर सी बात है सूर्य की लंबवत किरणें यहां से उठ के यहां चली आई। कहां बेटा? कर्क रेखा पर। जब यहां चली आई, ये जो लो प्रेशर था वो भी तो यहां नहीं रहेगा, वो लो प्रेशर कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। और ये जो विषुवत रेखा ताप विषुवत थी, विषुवत रेखा तो वहीं रह जाएगी, परंतु ताप विषुवत शिफ्ट हो जाएगी कर्क रेखा पर। ये इलाका डोल्ड्रम जैसा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अब ये सब मामला बिगड़ेगा। ये इधर से हटके कहां चली जाएगी? ऊपर की ओर। बोल नहीं रहे। अब ये पवन इधर चली गई, बोल नहीं रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है? अरे जाहिर सी बात है डोल्ड्रम के ऊपर रहेगी। जब डोल्ड्रम यहां चला गया तो अब उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य पवन यहां चली गई, अब ये इलाका तो खाली रहेगा नहीं। इस इलाके को कवर करेगी कौन? दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन। लेकिन अब ये आगे बढ़ेगी, बोल नहीं रहे हैं। अब आगे बढ़ने के क्रम में इसकी दिशा देखिए, इसकी दिशा जो दक्षिणी गोलार्ध में थी वो क्या थी बेटा? दक्षिण पूर्व। अरे दिशा कैसे बताते हैं आप? ऐसे ही बताते हैं ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो यही दिशा ना जिधर से जा रही होती है, ये दिशा क्या हो गई बेटा? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व से विषुवत रेखा को क्रॉस तो करती है, लेकिन जैसे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, कॉरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण इसे अपने मार्ग से दाहिने ओर घूमना पड़ता है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दाहिने घूम जाती है, माने जितना इसको दाहिने घूमना चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही दाहिने घूम जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोकल जो पैटर्न बना है उसने भी इसको आकर्षित किया है कि आइए चलते हैं। तो अब ये इधर से घूम के इधर की ओर हो जाती है, बोल नहीं रहे, इस क्रम में चली जाती है। और जब इस क्रम में चली जाएगी तो भारत यही है ना बेटा, अगर आप भारत की बात करें तो यही ना भारत है। बोले और विषुवत रेखा के करीब हम पहुंच रहे हैं, 8 डिग्री तक है। तो अब एक लोकल यहाँ पे क्रम में ये शामिल हो गई, कौन? दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन। और तब ये कहलाएगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जबकि वो दक्षिण पश्चिम से नहीं प्रवेश किया था, वो प्रवेश किया था दक्षिण पूर्व से। बोले बेटा, लेकिन जैसे विषुवत रेखा को पार किया इसे घूमना होगा, और लोकल क्रम जो बना था उसके अकॉर्डिंग इसे कुछ ज्यादा ही घूम जाना पड़ता है। तो अब ये हो जाती है क्या बेटा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चले लास्ट लाइन बोलो बेटा, क्या लिखा जी बेटा? हाँ ठीक है, पैरा चेंज कर लीजिए। हाँ ठीक इसी मध्य, ठीक इसी मध्य, इसी बीच ठीक इसी मध्य दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन जिसकी दिशा क्या है बेटा? वेरी गुड, जिसकी दिशा दक्षिण पूर्व है। विषुवत रेखा को पार करने लगती है, विषुवत रेखा को पार करने लगती है। ठीक है बेटा? तथा उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है।
उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। ठीक है, अब लिखना पड़ेगा कोरियोलिस बल तथा फेरल के नियम के कारण, उसी में आगे बढ़िए। कोरियोलिस बल तथा फेरल के नियम के कारण यह अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यह अपने मार्ग से किधर बेटा? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तथा पवन के स्थानीय क्रम में सम्मिलित हो जाती है। लोकल जो क्रम बना था ना पहले का, पवन के स्थानीय क्रम में सम्मिलित हो जाती है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो अब तो इतना बता ही सकते हैं ना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन है। अब ये बच्चा नहीं समझ पाता कि दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन उत्तरी गोलार्ध में कैसे आ गई, क्योंकि उसे तो शून्य अंश अक्षांश के नीचे ही रहना चाहिए ना। लेकिन नीचे तो तब रहेगी ना बेटा जब विषुवत रेखा ताप विषुवत के रूप में वहीं रहे। तो विषुवत रेखा तो वहीं रह गई, लेकिन ताप विषुवत तो उत्तर चली गई, और ऊपर चली गई तो डेफिनेटली इसे पीछा करके वहां तक जाना पड़ेगा और इसे घुसना पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में ट्रैफिक कंट्रोलर वहीं बैठे हैं डंडा वंडा लेके। इधर कहाँ? तो अगर इधर, तो इधर के ट्रैफिक नियम का पालन करना होगा और आपको अपने मार्ग से दाहिने ओर घूमना है। एक लाइन जोड़िए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में क्या बेटा? दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन है। ये याद रहेगा ना बेटा, इसे भूलना मत। अब अगर गौर से देखो बेटा तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि एक इधर और यहाँ पे कर्क रेखा और एक इधर, ये तो डिजाइन लग रही है जैसे पूर्वा और पश्चिमा पवन की। अरे भाई यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना। सर तो ये लग रहा है कि एक दूसरे से टकरा रही है, लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि दोनों वाणिज्य पवन है। यह भी वाणिज्य पवन है, यह भी वाणिज्य पवन है, जबकि इसकी दिशा ऐसे होनी चाहिए थी। बोल नहीं रहे, लेकिन इसकी दिशा का परिवर्तन सिर्फ इस वजह से हो गया कि इसने विषुवत रेखा को पार किया, और विषुवत रेखा को पार करने पे इसको अपनी दिशा मोड़ देनी पड़ी। क्लियर है बेटा? और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब थोड़ा सा देखिए बेटा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून तक हम लोग पहुंच गए। तुम तो डर रहे हो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून तक पहुंच गए, बना लिए। कैसे कैसे हुआ? क्लियर हुआ? पहले एक लोकल नौटंकी शुरू हुई, हवाएं धीरे धीरे सागर से स्थलों की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन दंदनाते हुए पहुंच गई, और वो भी इसी में शामिल हो गई, और बन गई हमारी भरपूर ढंग से कौन सा बेटा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब जरा देखिए, ये जो भारत का डिजाइन है वो थोड़ा ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, नीचे का जो इलाका है ये त्रिभुज के फॉर्मेट में है, और स्पेशली यहाँ पे जो सुदूर दक्षिणी भाग है जिसको हम कहते हैं केप कैमरून, कुमारी अंतरिल, और ऐसे ही पूरा इलाका नुकीला है। तो दक्षिणी पश्चिमी जब मानसून यहाँ से टकराता है तो इधर सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, सौभाग्य से सब पढ़ चुके हैं आप।
अरे भाई कार्डमम हिल, येल मलाई सब पढ़े हो ना बेटा। तो जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर से टकराता, इधर ही से तो मूव करता है ना, तो जब ये इससे टकराता है तो दो भागों में बट जाता है। वो भौगोलिक बनावट की वजह से एक हिस्सा इधर निकल जाता है और एक हिस्सा तो इधर ही रह जाता है। जो हिस्सा इधर निकल जाता है उसे हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा बोल देते हैं, और जो हिस्सा इधर रह जाता है इसे अरब सागर की शाखा कहते हैं। दोनों अलग अलग नहीं है बेटा, दोनों दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण ये बाइफरकेट हो जाता, फट जाता। अरे भाई कूलर देखा है ना, कूलर, कूलर में एक स्लाइडर होता है, उसको ऊपर नीचे कर दो तो हवा का रुख बदल जाता है। हवा तो सीधे ही चल रही है ना पंखे से, पंखे से हवा तिरछी थोड़ी आ रही है, लेकिन स्लाइडर ने हवा को टेढ़ा कर दिया। ये स्लाइडर की भूमिका में होता है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दो हिस्सों में फाड़ देता है, बाइफरकेट कर देता है। पुरानी पिक्चर देखे हो कोई? नहीं, नई पिक्चर के आगे कहाँ देखते हैं, वो डाकुओं को वाली पिक्चर एक दौर था ना जब हमारे यहाँ कुछ इसी तरह की पिक्चरें बनती थी, तो आपने नोटिस किया कि उनकी स्टोरी कॉमन होती थी। हर जमाने में जो पिक्चरें बनती है ना तो उनके दौर होते हैं स्टोरी के। जैसे बीच में ढेर सारी पिक्चरें बनी जो कॉलेज लाइफ को लेके, स्टूडेंट लाइफ को लेके। तो पहले जो पिक्चरें बनती थी वो डाकुओं पे बनती थी, शोले वोले के जमाने में। तो क्या होता था कि अक्सर एक कथानक होता था कि दो छोटे छोटे बच्चे बिछड़ जाते थे, है ना बहुत ढेर सारी पिक्चर की आप कॉमन स्टोरी देखे होंगे। वो बचपन में बिछड़ गए और लास्ट में मिल गए, तो जैसे मिल जाते हैं पिक्चर समाप्त हो जाती है ना। ये दो भाइयों के बिछड़ने और मिलने की कहानी है भारत का मानसून। क्लियर है बेटा? तो एक भाई का नाम हो गया क्या बेटा? बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक ही अरब सागर, ये इधर से और ये इधर से मूव करेंगे, ये कहीं न कहीं जाके मिलेंगे और जहां मिलेंगे वही पिक्चर समाप्त हो जाएगी, यानी हमारा मानसून काल फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा देखना है, लिखें। पैरा चेंज करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण, प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण, देखो भारत का मानसून बेटा ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, आपके लिए भी नहीं है। ये भूगोल के जो विद्वान लोग हैं ना उनकी बुद्धि गुम करता है ये। कारण ये है कि यहाँ इतने वेरिएबल हैं, इतने चर हैं कि वो, अब हमें क्या करना है, जो वो बताएंगे हम आप तक पहुंचा देंगे, बात खत्म। मेरा थोड़ी कोई बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन जो लोग इस मानसून को समझते हैं उनकी नाक में दम हो जाता है, वो नहीं समझ पाते। इसीलिए हमारे भारत के जो मानसून का फोरकास्ट होता है, भविष्यवाणी होती है, वो अधर में ही रह जाती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां अमूमन गड़बड़ हो जाती हैं, क्योंकि वो इतने वेरिएबल होते हैं ना कि कोई गड़बड़ कर किया तो सब डगमगा गया। तो थोड़ा सा बेटा समझना होगा, धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं। ये दो दिशाओं में बाइफरकेट हो जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, आप में से किसी ने जेट वायु धारा का नाम सुना है? जेट पवन सुना है, नहीं सुना है, ये बताइए। तो क्या सुना, मैंने क्या इसके बारे में आइडिया है? कुछ हो तो बताओ ना, घबराओ नहीं, क्योंकि अब बिना जेट पवन के बात बनेगी नहीं बेटा, अब उसको समझना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, कुछ जो भी मोटा मोटा दिमाग में हो। देखो एक बात, अस्थानी पवन पढ़े हो, अस्थाई पवन भी पढ़े हो, अस्थाई पवन की दिशा पढ़े हो। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर नीचे पवन चल रही है तो ऊपर भी पवन चलेगी ना? पूरा एक एयर सर्कुलेशन पूरा होगा ना। हेडली सेल पढ़ा है आपने, फेरल सेल पढ़ा है, तो लोअर सर्कुलेशन के अपोजिट अपर सर्कुलेशन होता है। अरे नहीं होगा बेटा, तो हवा मान लीजिए इधर से इधर चली, यहाँ वैक्यूम बन जाएगा। तो हवा अगर इधर से इधर चली तो ये हवा ऊपर जाएगी। जैसे
जब आपने ये देखा कि यहां वाणिज्य पवन आ रही है, तो जहां से आ रही है वहां वैक्यूम बन जाएगा। वहां कहीं ना कहीं से सप्लाई जरूर होगी, तभी तो हवा निरंतर उधर से आ रही है। और आपने पढ़ा विषुवत रेखा की गर्म होती है, गर्म होके यहीं उतरती है ना, फिर ऐसे ऐसे चल रहा होता है। एक बात की धरातल में जो आपको सर्कुलेशन दिखता है, अपर एयर सर्कुलेशन भी होता है, वो उसका अपोजिट होगा। अरे तभी तो कोशिका बनेगी बेटा, अपोजिट नहीं होगा। वो उधर से आ रही है तो ऊपर इधर से उधर जा रही होगी और उतर रही होगी, फिर आ रही होगी, फिर ऊपर जा रही होगी, तो पूरा एक सर्किल नहीं बनेगा बेटा। तो हमेशा अब ये पंखा हवा इधर फेंक रहा है, इसके पीछे हवा पहुंच रही होगी तभी तो फेंक रहा है। वैक्यूम में हवा तो नहीं फेंकेगा ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से पवन विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, तो इसका मतलब उपोष्ण की ओर वैक्यूम बन गया? नहीं, वहां कहीं ना कहीं से सप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ हवा ऊपर से नीचे उतर रही है और इधर आ रही है, और इधर से ऊपर जा रही है, फिर उधर जा रही है, फिर उतर रही है। यही ना सर्कुलेशन बना। तो लोअर सर्कुलेशन के अपोजिट एक अपर सर्कुलेशन जरूर होगा। अपर सर्कुलेशन को हम लोग जेट पवन कहते हैं। और ये होती क्या है बेटा, जरा सुन लें। ये क्षोभ मंडल की सीमा पे चलती है। कहाँ चलती है बेटा? क्षोभ मंडल की सीमा पे, मोटा मोटा मान लो 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है, यानी अपर सर्कुलेशन सिस्टम है ये। और यहाँ जो है ना बेटा, लगभग 12 किलोमीटर की चौड़ाई, 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की गहराई में, माने विस्तार भी है, गहराई भी है। इतने बड़े परिमाण में वो हवाएं बहुत तेज गति से घूमती हैं, और कहा जाता है कि इनकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाती है। जेट इसीलिए नाम दिया गया, भयानक स्पीड से चलती हैं। ये सर्कुलेशन चलता है। सामान्य रूप से अगर आप बात करें, तो यहां पे चलती है बेटा पूर्वा जेट पवन। क्या चलती है? पूर्वा जेट पवन, जिधर से चलेगी वही नाम होगा। और यहां चलती है क्या बेटा? पछुआ जेट पवन। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, ये भी स्थित उस दिन की है जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत थी, उस दिन का डायग्राम है। तो आप देखोगे भारत के ऊपर कौन विद्यमान है? पछुआ जेट पवन। अरे 23.5 अंश उत्तर की बात अगर कर रहे हो, तो इस इलाके में कौन विद्यमान है बेटा? ऊपर, ऊपर की बात कर रहे हैं। पछुआ जेट पवन विद्यमान है, जिसकी दिशा किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर है। लेकिन एक चीज बताइए, जब ये सारी वायुदाब की पट्टियां शिफ्ट होंगी जून में, ये इलाका तो उठ के यहाँ चला गया, ये इलाका भी ऊपर चला गया, ये इलाका इधर आ गया। तो अब होता है कि पछुआ जो जेट पवन है, ये हिमालय के उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है। पहले वो किधर रहता है? इधर। लेकिन जब गर्मियां प्रखर होने लगती हैं, तो पछुआ जेट पवन शिफ्ट हो जाता है किधर बेटा? हिमालय के उत्तर की ओर, और हमारे ऊपर स्थापित हो जाती है पूर्वा जेट पवन। कोई डाउट हो तो बात करो। ये घटना कब की है बेटा? ये घटना तब की है जब सूर्य की लंबवत किरण विषुवत रेखा पे थी। लेकिन अभी जब सूर्य की लंबवत किरणें यहां चली गई, तो ये सारा जो जेट पवन है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा। तो पछुआ जो जेट पवन चल रही थी, वो इस इलाके में चल रही थी ना, हिमालय के दक्षिण में थी। जब वायुदाब की पट्टियां शिफ्ट की, ये उठ के चला गया हिमालय के किधर बेटा? उत्तर में। और भारत के ऊपर क्या स्थापित हो गया? भारत के ऊपर स्थापित हो गया पूर्वा जेट पवन। आया ना? ये दिमाग में रखना पड़ेगा, हम अभी लिखवा देंगे इसको नोट बना के। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। क्या लिखा बेटा, जरा बोल दो। स्थिति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून इससे टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाता है।
दो भागों में बट जाता है। क्लियर हो रहा है बेटा? अब हो ही जाए तो बेहतर है ना, क्यों कोई विकल्प और है नहीं। केवल मैं एक कमेंट बहुत है तो उसी को पढ़ रहा था। दोनों काम एक साथ हो नहीं पाता, समस्या ये है। कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो क्या है तो पढ़े लिखे हैं, वो अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहरहाल क्लियर है बेटा? दो भागों में विभाजित हो जाती है। नंबर 1, नीचे 1 2 करके लिखिए। पहला, अरब सागर की शाखा। नंबर 2, क्या बेटा? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, दोनों को बेटा समझना है, तो पहले समझ लीजिए फिर लिखते हैं। बंद कर दीजिए लिखना। तो मैंने कहा कि दो भागों में बढ़ गई, तो अभी बंगाल की खाड़ी की शाखा को छोड़ दीजिए, अभी अरब सागर पे बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस पूरे इलाके में पहाड़ियां हैं, सह्याद्री, ये अरब सागर की शाखा को अंदर घुसने नहीं देते। और अरब सागर की शाखा की क्षमता जो है वो अभी हम लिखाएंगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा से 3 गुना अधिक है। यानी जितना वर्षा करने की शक्ति बंगाल की खाड़ी की शाखा की है, उससे 3 गुना अधिक क्षमता किसकी है बेटा? अरब सागर। ये एकेडमिक है और ये सही है, अपने मन से मैं नहीं गढ़ रहा हूं, इसको दिमाग में रखिएगा। लेकिन समस्या ये है कि आने दोगे तब ना, अंदर आने दो, लेकिन ये वहीं पे बैरियर बना। और आपको पता है कि सह्याद्री की ऊंचाइयां थोड़ी ज्यादा भी है, पूर्वी घाट की पहाड़ियों से थोड़ा ऊंचा है। तो ये पूरे इलाके में एक तरह से हेज या बाउंड्री बना के खड़ा है। और जब बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर से घुसने की कोशिश करती है, ये चैलेंज करती है कि इधर नहीं आना है। और जाहिर सी बात है वो टक्कर मारती है किससे? सह्याद्री से। और सह्याद्री से जैसे वो टकराती है तो सह्याद्री का 2 ढाल होगा ना बेटा, ऐसे देखो, एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर। तो ये पश्चिमी ढालों की ओर से टकराती है। अरे इधर से जाएगी तो पश्चिमी ढाल क्यों? कुछ आपके चेहरे पे कुछ भाव ठीक नहीं दिख रहे मुझे आज। क्लियर हो रहा है ना? अरे बेटा ऐसे है ये सह्याद्री, और इधर से अगर जाएगी, इस पहाड़ के 2 ढाल हो गए ना बेटा, एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर। तो सह्याद्री के पश्चिमी ढालों की ओर से चढ़ती है, ये टकराती है। और जाहिर सी बात है सह्याद्री चाहता भी यही है। और जैसे ये सह्याद्री की ओर से बढ़ती है, भीषण बारिश शुरू होती है। क्यों? पर्वतीय वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और सह्याद्री के पश्चिमी ढालों में, माने इधर की ओर सागर की ओर वाले ढालों में, भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है, या भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले इलाके में से एक इलाके का होता है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो जिन इलाकों में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो, वो भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो सह्याद्री में तो कहर बन के टूटता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्योंकि बार बार छटपटाता है कि मुझे अंदर जाना है, और सह्याद्री कहता नहीं जाना है, तो सारा गुस्सा वहीं उतारता है। भीषण बारिश होती है, जबरदस्त वर्षा होती है। क्लियर है? एक शाखा को जगह मिल जाती है। वो उसको जगह कहां मिलती है? विंध्य और सतपुड़ा के बीच के भ्रंश से, जहां से वो नदी अंदर आती है, सागर में गिरती है, वहां तो भ्रंश है ना बेटा, वैली है ना, वहां से जगह मिलती है और वो घुस जाता अंदर की ओर। तो बंगाल की, सॉरी, अरब सागर की एक शाखा ये विंध्य और सतपुड़ा के घाटी वाले इलाकों से अंदर की ओर घुसती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में कस के बरसते हुए। और आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा ग्रीनिश कलर दिख रहा है। इस इलाकों में खूब बारिश करते हुए ये इसी वैली के सहारे सहारे आगे बढ़ता और बिहार तक पहुंच जाता है, और बिहार में अपने भाई से मिल लेता है जो इधर से घूम के आते हैं। क्लियर है?
फिर एक शाखा इधर से अंदर प्रवेश करती है, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा तीन हिस्से कर सकते हैं। एक जो सह्याद्री से टकरा गई, एक जो बिंद सतपुड़ा के बीच से घुस गई, और एक इधर खुला हुआ पूरी जगह मिल गई, इधर से गुजरी। और ये राजस्थान, गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली की ओर कूच करती है, यानी सीधे हमला दिल्ली पर होगा। लेकिन यहां परेशानी ये हुई कि अरावली इसको रोक नहीं पाती, क्योंकि अरावली की जो स्थिति है ये पवन के प्रवाह की दिशा के समानांतर है, इसलिए वर्षा करने की इतनी भयानक क्षमता होने के बावजूद भी राजस्थान में एक बूंद बारिश नहीं होती। क्लियर है बेटा? तो दिल्ली तक होनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंच जाती है, लेकिन दिल्ली तक इसलिए नहीं हो पाती जब राजस्थान की मरुभूमि से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की यह शाखा अरब सागर के रूप में आगे बढ़ती है, तो गर्म इलाका इसकी नमी को सोख लेता है, इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बारिश तो भले नहीं होती, लेकिन वो ऐसे ही है ना, जैसे मंदिर के आसपास देखते हो बहुत भिखमंगे बैठे होते हैं, तो अगर 150 बैठे हैं 2-2 रुपया तो मंदिर तक जाते जाते खाली हो गए आप ना, कुछ ऐसे ही कि पूरे भिखमंगों की लाइन लगी है यहाँ, और ये बारिश लेके इधर जाती है वर्षा करने के लिए, लेकिन रास्ते भर में इसकी सारी नमी को सोख लिया जाता है, और ये दिल्ली तक जाते जाते फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वर्षा करने की शक्ति लगभग कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दिल्ली में दोनों मिलते हैं, दोनों मिलके दुख दर्द बयां करते हैं, वहां से पंजाब की ओर जाते जाते वर्षा काल समाप्त। थोड़ा लिखिए, बंगाल की खाड़ी की सॉरी अरब सागर की शाखा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। माने 3 भाग इसके किए जा सकते हैं, 3 हिस्से किए जा सकते हैं। पहला, अरब सागर की शाखा का एक भाग, अरब सागर की शाखा का एक भाग सह्याद्री के पश्चिमी ढालों से टकराता है। कहीं कुछ व्यवधान जैसा शब्द दिखेगा ना बेटा, तो पूछना, शब्द भी लिखिए और शब्द को महसूस भी करिए, और कहीं अगर व्यवधान महसूस हो कि सर नहीं समझ आ रहा है तो बात कर लीजिए। इसका एक हिस्सा किससे टकराता है बेटा? सह्याद्री के पश्चिमी ढालों से टकराता है, ठीक है। तथा इस संपूर्ण क्षेत्र में बड़े स्तर पे पर्वतीय वर्षा होती है। बड़े स्तर पे क्या बेटा? पर्वतीय वर्षा होती है, तथा यह भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बन जाता है। अच्छा, थोड़ा सा बेटा रुको, कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई है ना, तो सब बताना होगा। थोड़ा रुके। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मतलब क्या है, नहीं समझ में आ रहा है? अब नाम तो बोल रहे हैं हम लोग बार बार। भारत के जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल, वहां सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ऐसे इलाके भारत में सिर्फ 3 हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। एक इलाका तो आपके सामने ही है, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मैप में, ये सह्याद्री का कौन सा बेटा? पश्चिमी ढाल है। तो एक तो सर्वाधिक वर्षा का यह क्षेत्र बन गया, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा इलाका है संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है बेटा? यहां भी 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। 2 इलाके हो गए। तीसरा इलाका इधर चले आइए, यानी नॉर्थ ईस्ट में चेरापूंजी या मासीराम का इलाका
जहां 1300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले कितने क्षेत्र दिखे बेटा? 3। एक सह्याद्री का पश्चिमी ढाल, एक अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ अंडमान निकोबार का तो ये आलम है ना बेटा कि जो जिधर ही से आया उधर ही से बरस के निकल लिया। वो कहते हैं ना कि जो आया वही एक थप्पड़ दे के निकल गया। तो खुला हुआ इलाका है, जो भी पवन आई जिधर से भी आई उधर जाके बरस गई। तो यहाँ तो खूब बारिश होती है बेटा, कस की बारिश होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कारण है ये विषुवत रेखा के और करीब चला जाता है, तो पूरा इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट होता है, विषुवती जो क्षेत्र जैसा प्रभाव होता है वो वहां दिखता है। सघन वन, डेंस फॉरेस्ट, सदाबहारी वन, तो वहां बारिश तो बहुत होती है। तीसरा, यहां ये दिख रहा है ना बेटा ब्राउन कलर, तो ये गारो खासी जयंतिया है, नाम ही है मेघालय, बादलों का घर। और यहां दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत की तो छोड़ दो, पूरे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। 1300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। तब जहां 200 सेंटीमीटर भारी वर्षा वाला इलाका कहलाता है, और वहां अकेले 1300 सेंटीमीटर मतलब 13 मीटर साल भर में इतनी बारिश हो जाती है, हाहाकार मचा के बारिश होती है। क्लियर है बेटा? लेकिन इसमें मजेदार बात है, इसमें से एक अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बंगाल की अरब सागर की शाखा बनाती है, जबकि 2 सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी शाखा दिख ही रहा है। तो सह्याद्री जो बना सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी ढाल, वो किसके कारण बेटा? बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण। ये अरब सागर, मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ, अरब सागर की शाखा ये, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्लियर है बेटा? लिखें इसका एक भाग, पैरा चेंज करके बेटा, इसका एक भाग विंध्य तथा सतपुड़ा के मध्य नर्मदा की घाटियों से भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करता है। नर्मदा की, ताप्ती भी जोड़ लो, कोई हर्जा नहीं, नर्मदा तथा ताप्ती के घाटी वाले क्षेत्रों से आंतरिक भागों में प्रवेश करती है। इससे हो गया बेटा? इससे मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है, यानी लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लगभग 80 अच्छी वर्षा होती है। इसका प्रभाव बिहार तक देखा जाता है। इसका प्रभाव कहां तक बेटा? बिहार तक देखा जाता है। क्लियर है? कहीं डाउट हो बेटा हम रिपीट कर देंगे, हम आपको समझा देंगे। नाम अंडपंड हम ही बोल दे रहे हैं, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना? अरब सागर की एक शाखा सह्याद्री पे बरस गई, अरब सागर की एक शाखा नर्मदा और ताप्ती की घाटी वाले क्षेत्र से अंदर घुस गई। हो गया बेटा? अब पैरा चेंज करें, हाँ लिखें, अरब सागर की एक शाखा गुजरात से होते हुए एक शाखा गुजरात तथा राजस्थान से होते हुए, दोनों जोड़ लें, गुजरात तथा राजस्थान से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ती है, परंतु इससे वर्षा नहीं हो पाती, परंतु इससे वर्षा नहीं हो पाती। क्यों बेटा?
जी बस बस बहुत सिंपल से रीजन है कि अरावली की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसके अनुकूल नहीं है। लिखे, दिल्ली की ओर प्रस्थान करती, इससे वर्षा नहीं हो पाती। लिखा बेटा? हाँ, वर्ण राजस्थान की मरुभूमि के कारण, राजस्थान के मरुभूमि के कारण, मरुस्थल के कारण इसकी नमी अवशोषित कर ली जाती है। तथा इसके वर्षा करने की शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है। एक नोट बेटा जरूर लिख लो, है ना? शुरू में ही लिखना था लेकिन कोई बात नहीं। देखें, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से 3 गुना अधिक वर्षा करने की शक्ति रखती है। तीन गुना अधिक वर्षा करने की शक्ति रखती है। ठीक है बेटा? परंतु भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण वर्षा होती है ना? मजेदार बात, वर्षा करने की हैसियत किसकी ज्यादा है? अरब सागर की शाखा की। बोले बेटा? और भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पे वर्षा किसके कारण होती है? काहे? हाँ, क्योंकि अरे भाई, मैंने एक ज्योतिषी को कहते हुए सुना, वो आते हैं ना आजकल हर चैनल पे, तो ज्योतिषी प्रकट हो जाते हैं। कुछ बड़े आधुनिक टाइप के दिखते हैं, कुछ तो ट्रेडिशनल दिखते हैं। कुछ महिलाएं वहिलाएं भी आजकल दिखने लगी हैं, वो टेरो कार्ड वोड वाली एक्सपर्ट। तो मुझे वो ज्योतिषी कम मॉडल ज्यादा दिखती हैं, है ना? हाँ, एकदम वेल मेकअप में आके वो आपका भाग्य बताती है। खैर ये कोई इशू नहीं है, साधु संत ज्योतिषी भी ठीक ठाक ढंग से रहे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन साधु संत बड़ा रफ टफ क्यों रहते हैं? हाँ, यही कारण है, यही कारण है। वो ये बताते हैं कि हमको अब मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। बाल बड़े कर लेते हैं, जटा जैसा बाल हो जाता है, और ये बताते हैं कि इस धरती से, और इसमें नागा साधुओं को देखो तो कपड़े भी नहीं पहनते, यानी अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। तो थोड़ा जब मोह माया से दूर हो गए ना, तो थोड़ा आध्यात्मिकता बढ़ती है, व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। बाल आधा ब्लॉन्ड है, आधा नीला है, आधा पीला है, तो अब ये सब तो मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, ये व्यवसायिक मामला है कि सही मायने में किसी का भाग्य भी बता रहे हैं। तो उसमें मैंने सुना कहते हुए, किसी ने पूछा तो कहा कि देखिए, आपका भाग्य बड़ा अच्छा है, लक्ष्मी जी रोज आपके दरवाजे पे आती है, लौट जाती है। तो ऑनलाइन वाला है ना आजकल मामला, फोन पे। तो उन्होंने बताया कि उसका कारण यह है कि आपके दरवाजे के ठीक बाहर जूते चप्पल का ढेर लगा रहता है। मैंने अमूमन लोग जूते चप्पल अपने दरवाजे पे ही निकाल के अंदर प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी जी आती हैं और वो देखती हैं यहाँ ढेर लगा हुआ तो लौट जाते है ना? तो दोष इसमें किसका है भाई? लक्ष्मी जी का नहीं है, वो तो आ ही रही है रोज। अब घर में घुसने नहीं दे रहे हो आप, तो घर का दरवाजा खुला रखिए, जूते चप्पल हटा दीजिए, सुगंधित चीज घर में जला दीजिए, लक्ष्मी जी को आने दीजिए। तो लक्ष्मी जी तो आ ही रही है ना? आने दो तब ना। पूरी सह्याद्री का दीवार बना के वहां रोक के बैठे हो, वो अंदर आ ही नहीं पा रहे।
यानी अरब सागर की शाखा तो पूरी तरह से तैयार है, लावा लश्कर के साथ कि मुझे मौका दीजिए, हम बारिश करते हैं। लेकिन सह्याद्री तन के खड़ी है, कहती कि अंदर घुसने ही नहीं देंगे, तो अंदर वो प्रवेश कर नहीं पाती। तो सह्याद्री का जो पश्चिमी ढाल है वहां उसका कहर दिखता है, और वहां बारिश बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है। हाँ, सह्याद्री के पूर्वी ढालों की ओर बारिश नहीं हो पाती या बहुत कम हो जाती है। कारण है कि वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाती है। लो, अब ये तो याद आ ही जाना चाहिए कि मैंने बताया था रेन शैडो जोन, पर्वतों के जो विपरीत ढाल होते हैं, है ना। मैंने कहा था पर्वतों के दो ढाल होते हैं, एक विंडवर्ड, एक लीवर्ड। विंडवर्ड माने जिधर से पवन आ रही है उधर बारिश होती है, लीवर्ड माने जो विपरीत वाला ढाल है वहां बारिश नहीं होती। तो अब गड़बड़ी ये हो जाती है बेटा कि पश्चिमी ढालों पे इतनी बारिश हो जाती है कि पूर्वी ढालों की ओर वर्षा हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो सारे इलाके किस में चले जाते हैं बेटा, वृष्टि छाया प्रदेश में। क्लियर है बेटा? तो नोट कुछ पाया है ना, उसी में पॉइंट नंबर 2 करके ऐड कर लो, जोड़ लो। हाँ, लिखें। सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पे वर्षा कम होती है या नहीं होती? इसका कारण पवनाभिमुख होना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीवर्ड। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वृष्टि छाया प्रदेश। हाँ, ब्रैकेट में वृष्टि छाया प्रदेश का होना है। ठीक है बेटा? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला क्लियर हुआ, अरे सॉरी, अरब सागर की शाखा वाला क्लियर हुआ बेटा? हाँ, अब हेडिंग बना लीजिए, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ध्यान रखना बेटा, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं तापी कारक को, है ना। अभी आईटीसी जेट की अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक है, पोटेशियम की पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम की अवधारणा थी, गतिक फैक्टर के आधार पर समझने की कोशिश किया इन लोगों ने, और आजकल हायर कंपटीशन पूछ सब रहा है। थीसिस में थोड़ा राहत हो जाएगी, लेकिन सिविल सर्विसेज में बिल्कुल राहत नहीं होगी, है ना। तो हम सब पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, अभी पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्लासिकल मॉडल है, ये एक शास्त्रीय मॉडल है बेटा, तापी कारक जो है शास्त्रीय मॉडल कहलाता है, इसके आधार पर हम व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, लिखे बेटा, लिखें। इससे संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अच्छी वर्षा होती है। इससे संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अच्छी वर्षा होती है, जो भारत के सर्वाधिक वर्षा क्षेत्रों में से एक बनता है। जो भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बनता है। थोड़ा रुकिए बेटा और थोड़ा समझिए। तो इधर तो हो गई बारिश बेटा, अब जाहिर सी बात है कि इसकी एक शाखा बढ़ती है इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी भारी गड़बड़ी है बेटा। गड़बड़ी ये है कि पूरा इलाका कवर्ड है, जैसे आप खुद ही देखो, तो ये इलाका, ये, अब इसमें अगर कोई पवन चली गई तो उसको कहीं और बाहर निकलने का कोई स्कोप है ही नहीं, कोई जगह है ही नहीं है। और ये तो फनल जैसी संरचना है, कीप जैसी संरचना है, इसमें जब जाके पवन फंसता है तो हिमालय की ऊंचाई भी ठीक ठाक है, इसको बाहर निकलने देता ही नहीं। क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है कि सारा गुस्सा यहां उतारेगा वो, और खासी की पहाड़ियों पे, खास करके मेघालय में
चेरापूंजी के मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। अब परेशानी है, कोई इधर की ओर कैसे चलता है, लेकिन ये यहीं से अब इधर तो भाग नहीं पाएगा, इधर भी भाग नहीं पाएगा, अब उसके पास कहां जगह है, इसको इधर से प्रेशर आ ही रहा है, इधर और उधर भाग नहीं सकता। अब इसको बिखरने की जगह तो एक ही दिख रही है ना, तो इधर की ओर बिखर जाए। लेकिन इधर की ओर बिखरने में सबसे बड़ी भूमिका होती है पूर्व जेट पवनों की, जो पूरब से चल रही होती है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि पहले तो भारत पे पश्चिमा जेट पवनें रहती हैं, लेकिन जैसे वायुदाब की पट्टियां, पश्चिमा जेट पवन अगर उत्तर की ओर नहीं गई हिमालय को, तो इनको हिलने नहीं देगी वहां से। बोल नहीं रहे हैं, ये यहीं जाके फंसे रहेंगे, क्योंकि वो इधर से इधर चल रही है। तो ये क्या करती है, शिफ्ट हो जाती है हिमालय के उत्तर की ओर, यानी अब इसकी दिशा इधर हो जाती है, और यहां आके स्थापित हो जाती है कौन बेटा, पूर्वा पवन, पूर्वा जेट पवन, ये वाली। और ये किधर से जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, तो इनको खींच के पूरे भारत भर में फैला देती है, और पूरे भारत में वर्षा होने लगती है। और मुख्य रूप से हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों से वर्षा करते हुए ये बढ़ते हैं, और दिल्ली के पास जाते जाते इधर से ये भी घूमते फिरते हाँफते हाँफते पहुंचती है, दोनों की मुलाकात हो जाती है, और पंजाब, पूर्वी पंजाब तक जाते जाते ये पूरा रिदम, पूरा लय टूट जाता है, क्योंकि तब तक सितंबर के हम आगे निकल जाते हैं। क्लियर है बेटा? देखें, हिमालय की विशेष अवस्थिति होने के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्वी राज्यों में एक कीप जैसी संरचना में, फनल, एक कीप जैसी संरचना में उलझ जाती है। मेघालय में खासी की पहाड़ियों में विश्व की सर्वाधिक वर्षा करते हैं। मेघालय में खासी की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा करते हैं। ठीक है बेटा? अब थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक नोट बना ले, एक नोट बनाइए तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए, सामान्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ पवन, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ पवन भारत के ऊपर स्थापित रहती है। सॉरी, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट पवन लिखा है ना, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट जरूर जोड़ लीजिएगा। जेट पवन कहाँ बेटा, भारत के ऊपर स्थापित रहती है, जबकि पूर्वी जेट पवन विषुवत रेखा के आसपास विद्यमान रहती है। क्लियर है बेटा? लिखें, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में जब वायुदाब की पट्टियां उत्तर की ओर खिसकती हैं, तो उपोष्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, सब ट्रॉपिकल। उत्तर की ओर खिसकती हैं तो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ पवन, यानी सब ट्रॉपिकल जेट वेस्टर्ली,
उपोष्णकटिबंधीय जेट पछुआ पौने हिमालय के उत्तर में स्थापित हो जाती है। सहमत हैं? तथा भारत के ऊपर विश्वतीय जेट पूर्व पौन स्थापित हो जाती है। पूर्व पौन स्थापित हो जाती है। क्लियर है बेटा? ये तो हमारा नोट्स में था। तो अब आते हैं, फिर लौटते हैं। मानसून कहां तक पहुंचा दिया था हम लोगों ने? उत्तर पूर्वी राज्यों तक। उत्तर पूर्वी राज्यों में जाके रुका हुआ है, डंप है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने का कहीं कोई मार्ग है नहीं, दिख ही रहा है। इधर देखो ना, अराकान योमा से लेके और इधर पूरे हिमालय ने सब घेर रखा है, इसकी बाउंड्री बना रखी कि इधर भी नहीं भागने देंगे, उधर भी नहीं भागने देंगे, कहीं भागने की जगह नहीं, तो पूरा जाके यहीं फंसता है। और तब इसको गर्मियों में मदद करने लगता है कौन बेटा? पूर्वा जेट पवन, जो भारत के ऊपर स्थापित है। अभी वहां तक पहुंचे हम लोग। ये पूर्वा जेट पवन उसको खींच के और पूरे भारत भर में फैला देता है, और पूरे भारत के सर्वाधिक भूभाग में इन्हीं के कारण वर्षा। वही लिखना है बेटा, लिखें पूर्वा जेट पवन। अब नोट नहीं है बेटा, रेगुलर में आ जाइए। पूर्वा जेट पवन जो भारत पे स्थापित हो चुकी थी, बंगाल की खाड़ी की शाखा को पूरे भारत भर में फैला देती हैं। जिससे संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। ठीक है बेटा? जिससे संपूर्ण भारत में क्या होती है बेटा? वर्षा होती है। क्लियर हुआ? आगे लिखना होगा। लिखें बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ दिल्ली के पास मिलती है। ठीक है बेटा? दोनों शाखाएं संयुक्त रूप से पूर्वी पंजाब तक वर्षा करती हैं। तथा वर्षा काल की समाप्ति हो जाती है। वर्षा काल की क्या हो जाती है बेटा? समाप्ति हो जाती है। ठीक है बेटा? तो तापीय कारक हम लोगों ने समझ लिया है। कल हम लोग गति कारक पे बात करेंगे। ठीक बेटा?